आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अभी कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी ने वाराणसी लोकसभा सीट को लेकर अपना एक सर्वे करवाया था। सर्वे में केजरीवाल मोदी से तकरीबन 50,000 वोटों से पीछे चल रहे थे। यानी खुद केजरीवाल की पार्टी भी मानती है कि फिलहाल के सियासी समीकरण में केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है। और शायद ये बात काशी की जनता भी समझ चल रहे थे। यानी खुद केजरीवाल की पार्टी भी मानती है कि फिलहाल के सियासी समीकरण में केजरीवाल नरेंद्र मोदी के लिए कोई चुनौती नहीं है। और शायद ये बात काशी की जनता भी समझ रही है। इसीलिए केजरीवाल का शुरू से विरोध जारी है। केजरीवाल आज भी जब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए काशी पहुंचे तो उनका स्वागत विरोध से हुआ। नरेंद्र मोदी के नारे लगने लगे। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल तो यही है कि किस बिना पर फिर केजरीवाल काशी का रण जीतने का दम भर रहे हैं। किस बिना पर केजरीवाल को लगता है कि वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के लिए सीधी चुनौती बन गए हैं। काशी के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है और ये फर्क हर जगह दिख जाता है। केजरीवाल वाराणसी में नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो की शक्ल में सियासी शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे थे। तो रोड शो के पहले ही उनके बड़े सिपहसालार मनीष सिसोदिया दावा करते घूम रहे थे कि नामांकन की प्रक्रिया बेहद साधारण तरीके से पूरी होनी चाहिए। इसमें दिखावटी तामझाम की कोई जरूरत नहीं। मुझे लगता है नामांकन ताकत दिखाने का वक्त नहीं होता, नामांकन तो नामांकन करने का वक्त होता है। खैर, बात अब आगे की। करीब 2 घंटे के रोड शो के बाद केजरीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया और मोदी पर भी निशाना साधा। दोस्तों, कहीं ऐसा न हो जैसे अमेठी के लोगों के साथ धोखा हुआ था, कहीं वही धोखा काशी के लोगों के साथ ना हो जाए। काशी के लोगों को भी कहा जाए, देखो वो हेलीकॉप्टर जा रहा है, उसमें आपके नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल आज जब पर्चा भरने के लिए वाराणसी में अपने घर से बाहर निकले तो घर से निकलते ही उनका सामना विरोध से हो गया। बीएचयू के छात्रों ने केजरीवाल के खिलाफ न सिर्फ जमकर नारेबाजी की बल्कि केजरीवाल की कार पर पर्चा भी फेंका। इससे पहले केजरीवाल जब रोड शो की तैयारियों में मशगूल थे और उनके समर्थक केजरीवाल के आने का इंतजार सड़कों पर कर रहे थे, उस वक्त भी काशी की नगरी मोदी मोदी के नारों के बीच केजरीवाल की खुलेआम खिलाफत कर रही थी। मोदी 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 मोदी। विरोध करने वालों का सीधा आरोप था कि जो शख्स दिल्ली नहीं संभाल सका वो वाराणसी क्या संभाल पाएगा। उनसे ये पूछा गया कि केजरीवाल जी दिल्ली से क्यों भागे। हालांकि केजरीवाल आज भी यही दावा कर रहे थे कि वो तो काशी का दिल जीतने आए हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब काशी में केजरीवाल का विरोध हुआ। अभी कुछ दिन पहले केजरीवाल ने जब पहली बार वाराणसी की धरती पर कदम रखा था और सड़कों पर घूम घूम कर मोदी के खिलाफ और अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगे थे, तो उस वक्त भी काशी के लोगों ने केजरीवाल का स्वागत अंडे और स्याही से ही किया था। केजरीवाल जिस संकट मोचन मंदिर के गेस्ट हाउस में ठहरे थे वहां से भी बेदखल होना पड़ा था। ऐसे में बड़ा सवाल तो यही है कि किस बिना पर केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने काशी के लोगों का दिल जीत लिया है। किस बिना पर केजरीवाल को लगता है कि वो वाराणसी में मोदी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। वाराणसी से रजत राकेश टंडन और शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पर्चा केजरीवाल का, नारा नरेंद्र मोदी का। इसी पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं राजीव त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। हमारे साथ संदीप दुबे, आम आदमी पार्टी के सदस्य जुड़ चुके हैं और बीजेपी के नेता विजय जौली जी भी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। इन तीनों के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं वाराणसी का, जहां पर आज नामांकन दाखिल किया है अरविंद केजरीवाल ने और वहां से शीतल राजपूत बनारस के लोगों के साथ मौजूद हैं। शीतल, लोगों से बातचीत कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए अरविंद केजरीवाल को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं।
रुकिए। चित्रा यहाँ शोर था, आपका सवाल नहीं सुन पाई, एक बार सवाल दोहराइए। नरेंद्र मोदी के सामने केजरीवाल क्या चुनौती पेश कर पा रहे हैं? बनारस की जनता इस बारे में क्या राय देती है? बिल्कुल, हमारे साथ चित्रा यहाँ पर बनारस की आम जनता भी है, आम आदमी पार्टी से जुड़े लोग भी हैं और बीजेपी से जुड़े लोग भी हैं। सवाल ये है कि आज आप आगे आइए, आप आम आदमी पार्टी से, पहला सवाल आपसे, आज जब अरविंद केजरीवाल रोड शो से पहले और नामांकन के लिए जब अपना रोड चल रहे थे तो उनका जगह जगह विरोध हुआ, पर्चे फेंके गए, क्या लगता है कि इस माहौल में अरविंद केजरीवाल के पक्ष में कोई लहर बन पाएगी? काशी की जनता आज दिखा दी है, जो भीड़ थी वो काशी की ही भीड़ थी। और राजनीति में विरोध तो होते रहता है, विरोध से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भीड़ थी वो काशी की ही भीड़ थी और उस भीड़ ने अपना समर्थन दिखाया है और अरविंद जी यहां से चुनाव में टक्कर देंगे। जगह जगह विरोध की हमने घटनाएं देखी, कहीं पर बीएचयू के छात्रों ने पर्चे फेंके, कहीं कहीं पर विरोध प्रदर्शन के नारे लगे। क्या लग रहा है, ये मूड जो है ये क्या दर्शाता है? यहाँ पे मोदी की लहर है और जगह जगह मोदी की लहर है, चाहे बीएचयू का छात्र हो, चाहे शहर के लोग हो। यहाँ अलावा मोदी के और किसी का कुछ भी नहीं है। भगोड़े चुनाव लड़ने चले आते हैं तो उनका कुछ नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ तो चप्पे चप्पे पे मोदी की लहर। भगोड़े चुनाव लड़ने चले आते हैं, इसलिए लोग उन पर विश्वास अब नहीं कर पा रहे, ऐसा इनका मानना है। भगोड़ा कहाँ है वो? केजरीवाल भगोड़ा कैसे भारत से भाग तोड़ी गया? जहां तक बीएचयू की बात है तो मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विधि का छात्र हूं और केजरीवाल के साथ खड़ा हूं, कोई विरोध नहीं है। कुछ लोग मोदी जी के साथ है और उनसे ज्यादा लोग केजरीवाल। आप ही के विश्वविद्यालय के एक और छात्र हमारे साथ है जी, मानना है जो हमने सवाल पूछा है। मैडम, सबसे पहली बात है कि पूरे वाराणसी में ही नहीं पूरे देश में मोदी की लहर है और मैं तो समझता हूं भारत की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जितनी भी सीटें हैं, प्रत्येक सीट से नरेंद्र भाई मोदी ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। और रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल तो किसी गिनती में नहीं है। आज उसने एक सफेद झूठ, बिल्कुल सच्चा झूठ बोला कि उसने बोला नरेंद्र मोदी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में के अंदर मालवीय जी की प्रतिमा का माल्यार्पण करेंगे और आप दिखाइए मालवीय जी की जो प्रतिमा है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बाहर है। ये जी ने ऐसा नहीं बोला, अरविंद जी ने बोला है कि मोदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उतरेंगे और वो हेलीकॉप्टर से आएंगे और मैं बोलूंगा, लोग ये बोलेंगे कि देखो वो मोदी जी की हेलीकॉप्टर जा रही है। ये सवाल तो उठता है कि मोदी केजरीवाल ने कहा कि हम जनसंपर्क करते हुए जा रहे हैं, रोड शो करते जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जगह जगह हेलीकॉप्टर से जाएंगे कल जब उनका कार्यक्रम। देखिए, काशी की जनता ये जानती है कि बीएचयू एक बहुत बड़ा एक पूरे देश का एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ से एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है। यहाँ दसों हजार छात्र जो हॉस्टलों में रहते हैं, जी शीतल, यहाँ के आसपास के लोग, बनारस एक एरो में बना हुआ है, इसके साथ साथ वो हर जगह बनारस बीएचयू हुआ, विद्यापीठ हुआ और नरेंद्र मोदी का इसके बाद काशी विद्यापीठ से रोड शो भी है जहां जनसंपर्क की बात जिसकी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो भी करते हुए जाएंगे। चित्रा, बिल्कुल, नरेंद्र मोदी निशाने पर थे लेकिन मोदी मोदी के नारे भी लगे हैं जब रोड शो अपना कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। और यही सवाल संदीप दुबे आपसे, केजरीवाल चुनौती बन पाएंगे क्या वाराणसी में मोदी के? मैं आपको बताऊं, आजादी के 65 साल बाद, आजादी के पहले और बीच के बीच क्षणों में जब गांधी जी पूरे भारत को एक कर रहे थे, आज वही काम तो अरविंद कर रहे हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए चित्रा जी, जब प्रश्न करती है तो 1 मिनट प्लीज, मेरी पूरी बात हो जाने दिया करिए। तो दिक्कत है भाई, पूरे देश में आज अगर भ्रष्टाचार और राजनीति के अपराधीकरण को अगर मुद्दा बना रही है पार्टी और मुद्दा बना के लड़ रही है, आज देश में क्या हुआ आजादी के बाद अब तक? व्यक्ति मुद्दा रहा है, कभी मोदी जी रहे हैं, कभी इंदिरा जी रही हैं, कांग्रेस बीजेपी में बराबर एक व्यक्तिवादी मुद्दा रहा है। और जो मुद्दे हैं देश की असली जो मुद्दे हैं वो गौड़ हुए हैं। पहली बार हम मुद्दों को लेकर राजनीति में आए और आज उस मुद्दों पे बहस हो रही है और ये सबसे बड़ी बात है। इस बहस का श्रेय भी माननीय जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी संयोजक उनको देना चाहिए पार्टी के। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, आज आप देखिएगा बनारस के अंदर एक तरफा जीत अरविंद जी की होगी, क्योंकि वहां का जो नौजवान और युवा पीढ़ी है अरविंद को अपना आदर्श मानता है। इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। हम सबसे ज्यादा शरीफ हैं, हम सबसे ज्यादा ईमानदार हैं, बाकी सब लोग निष्क्रिय हैं, बाकी सब लोग बेईमान हैं, बाकी सब लोग शासन करना जानते नहीं हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी का 48 दिन के अंदर दिल्ली के अंदर लिफाफा फट जाना, शायद उसके कारण
वाराणसी के अंदर चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हो, चाहे किसी भी समुदाय के लोग हो, वो वाराणसी के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे, क्योंकि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मोदी का करिश्मा चल रहा है। और जिस प्रकार का सुशासन उन्होंने 3 दशकों के अंदर अपने गुजरात के अंदर करवाया है, गुजरात की जनता के साथ न्याय करवाया है, शायद उसके कारण देश भर में जहां पर भी मोदी जी जाते हैं उनका स्वागत लोग दिल खोल के करते हैं। और कल जब आप वो अपना पर्चा वाराणसी से भरेंगे तो तब स्वयं चाहे अरविंद केजरीवाल जी हैं या कांग्रेस पार्टी है या जितने भी धुर विरोधी, ठीक है, लोकतंत्र में विरोध होना आवश्यक है, लोकतंत्र की बुनियाद पक्ष और विपक्ष के ऊपर रहती है, लेकिन झूठ के बिना के ऊपर किसी भी नेता को दूसरे लेकिन नेता एक बात विजय जॉली जी, आप ज्यादा बोल गए। गुजरात में 95 से सरकार है बीजेपी का, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे। दिल्ली में उनका 48 दिन में लिफाफा फटा, अब वाराणसी में भी देश की जनता देखेगी। जवाब ले लेते हैं विजय जॉली साहब, नमस्कार। जिस तरह से मोदी जी ने गुजरात में अमूल को बता दिया था कि मैंने अमूल लॉन्च की, अमूल सन 1946 में लॉन्च हुई थी, मोदी जी के जन्म से पहले लॉन्च हुई थी और मोदी जी ने उस पर भी झूठ बोला था। अभी आप कह रहे थे 3 दशकों से मोदी जी का शासन गुजरात में है। मुझे नहीं लगता कि 3 दशकों नहीं है। चिड़िए मत देखिए, आप मेरे को जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। 3 दशकों नहीं है। 1995 से गुजरात में बीजेपी की लगातार सरकार है और 3 बार जीत कराए हैं वो, लेकिन आपके शासन में, कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार के चलते अमूल कंपनी के अंदर लॉसेस होते रहे। राजीव त्यागी जी, सीधे सवाल का सीधा जवाब ये है, वो देख के जॉली साहब पहले जॉली जी सवाल कुछ नहीं बदला 5 साल में, बनारस और पीछे। एक बार राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। अजय राय कहाँ खड़े हैं? देखिए, जो बनारस की स्थिति है जी, बनारस देश की आत्मा है, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, और बनारस को कांग्रेस समझती है। 2004 तक से लेकर 2009 तक भी हमारे सांसद थे और 1991 से लगातार बीजेपी रही, लेकिन 2004 से 2009 के बीच में हमारे सांसद रहे। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, उनके 3 एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के बनारस से, 2 एमएलसी हैं भारतीय जनता पार्टी के, सांसद उनके हैं भारतीय जनता पार्टी के, नगर निगम में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारी देखिए, हमारे मानना यह है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। वहां पर बिल्कुल हमारी लड़ाई, नाम का अनाउंस क्यों किया गया, क्यों बार-बार दिग्विजय सिंह और हमारी लड़ाई हमें भेजिए वहां पर? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है जी, और हमारी लड़ाई इस बहुत झूठी पार्टी से है, और हम लोग निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं बनारस में। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जो कार्य वहां पे हम लोगों ने हमारी सरकार रहते हुए किए, 89 से लेकर हमारी सरकार नहीं उत्तर प्रदेश में, लेकिन 89 तक जितने काम हमने किए उतने बनारस में किसी ने काम नहीं किए। और हम 3 बै लेके चल रहे हैं। 3 बै से मतलब मेरा यहां स्पष्ट है कि बम बम भोले से मतलब यह है कि हम लोग बनारस नगरी का पूर्ण विकास करेंगे। यूपीए 3 जब होगा 2014 के, जब 16 मई को रिजल्ट आएंगे उसके बाद। और दूसरा मैं बता रहा हूं, दूसरा बै सुन लीजिए। दूसरा बै ये है कि दूसरे बै से हमारा मतलब ये है कि जो लोग बाग हिंदू धर्म ध्वजा को लेकर के भारतीय संस्कृति को फैलाने का काम कर रहे हैं, संस्कृत को फैलाने का काम कर रहे हैं, हम संस्कृत के लिए बहुत बढ़िया वहां पे इंस्टीट्यूट बनाने का काम करेंगे। तीसरा बै हमारा होगा बुनकर, जो बनारस के बुनकर हैं उनके लिए हम लोग निश्चित रूप से बहुत बढ़िया कार्य योजना लाएंगे, जिससे बनारस की साड़ी पूरे विश्व में और बढ़िया तरीके से उसकी बिक्री हो। बहुत सारे स्थानीय मुद्दे भी हैं और आपको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दों की जवाबदेही जो है, जब स्थानीय मुद्दों की जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी बैठती है। नगर निगम पे 20 साल से इनके मेयर हैं। चलिए हम एक बार शीतल के पास चलते हैं, चूंकि वो बनारस में मौजूद हैं, वहां की स्थानीय हकीकत अच्छे तरीके से हमें बता पाएंगी। शीतल, ये बताइए कि जो 3 बड़े उम्मीदवार हैं, अजय राय को भी कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतार दिया है, वहां की जनता इन 3 लोगों को सोचती क्या है और फिलहाल किसकी लहर वहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है? देखिए, जहां तक हमने सूत्रों से जो बात की और जो अंदरूनी खबरें हैं उसके मुताबिक कई लोगों का ये मानना है, बीजेपी के ही कुछ लोगों का मानना है कि उनको नरेंद्र मोदी
को कंपटीशन टक्कर जो है वो कांग्रेस की तरफ से मिल सकती है, अजय राय की तरफ से मिल सकती है। ये बीजेपी के ही कुछ इंसाइडर्स ने हमसे चर्चा में बताया। अरविंद केजरीवाल उनके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक किसी खाते में नहीं है, वो चौथे या पांचवें नंबर पर आते हैं, बीजेपी के सूत्र ये मानते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी क्या मानती है, इसके बारे में इन्हीं से जान लेते हैं। देखिए, बीजेपी कहती है कि मुकाबला अजय राय से कांग्रेस से है, केजरीवाल कहीं नहीं। देखिए, दरअसल यहाँ जो काशी है, या जो कह रहे हैं भगोड़ा है, या तरह तरह के लोग बता रहे हैं कि तरह तरह के लोग विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है, बीजेपी के लोगों का, इनसाइडर्स का, सूत्रों का, कि अजय राय यहीं के इलाके के हैं, एक मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहीं कोई कंपटीशन नहीं, कोई नामो निशान नहीं। नहीं, ऐसा कुछ, जमानत जब्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। प्रतिद्वंदी के तौर पर उभर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल का कहीं कोई कंपटीशन नहीं, कोई नामो निशान नहीं। नहीं, ऐसा कुछ, जमानत जब्त होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल ही जो है यहाँ के, मतलब कि बीजेपी और केजरीवाल का ही जो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रूप से, मतलब निश्चित प्रचम ही उनका। चलिए बीजेपी से पूछते हैं, ये कुछ लोगों का कहना है, बीजेपी के जुड़े हुए लोगों से हमारी बात हुई, आप भी बीजेपी से जुड़े हैं, कि मुकाबला अजय राय दे सकते हैं, अरविंद केजरीवाल किसी खाते में नहीं। अरविंद केजरीवाल चौथे नंबर पे जाते हैं। अगर कहीं जरा मरासी टक्कर लेते हैं तो अजय राय लेते हैं, और वो भी जो है इस वजह से नहीं ले पाने के, जीत मोदी की। इसकी वजह हमारे दर्शकों को बताइए। इसकी वजह ये है कि वो टक्कर क्यों देते हैं। वो टक्कर जो है वो ठीक है, जमीन से जुड़े हुए हैं, परंतु AK-47 के सौदागर भी हैं, इसलिए जो है। अच्छा, तो AK-47 जब ली थी तब आप ही की पार्टी में थे क्या? वो बात की बात है, वो जो बात की बात नहीं, पहले इतिहास। नहीं, उस समय जब अजय राय जी थे उस समय ये इंग्लिश नहीं लगा। आज जो एक न्यूज चैनल ने लगाया, इसके बाद वो जो चीज किया गया, मांग किया गया कि ये तो दोहरे मापदंड है। नहीं, दोहरे मापदंड हमारे नहीं, हमारे मापदंड सही है। लेकिन जब भाजपा में थे AK-47 का कोई वो नहीं आया, हमने तो नहीं उठाया। लेकिन आज एक मामला तभी का है जब भाजपा में थे। मैम, आज एक न्यूज चैनल ने दिखा, उस टाइम तो नहीं आया, उस टाइम तो नहीं। आने की बात नहीं है, मामला कब का होता है, ये होता है। मीडिया में अब आई, सबको जानकारी अब हुई। मान लिया कोई क्या कर रहा है, उसका क्या पता लगता है। आंखें मूंद रहे हैं। सत्ता आज हमारे साथ आप हो तो हमारे में हो, अगर कल निकल गए तो कल AK-47, 47 सब निकलेगा। उस समय भाजपा में थे तो भाजपा वाले बंद थे, क्योंकि भाजपा की सरकार थी। आज भाजपा की सरकार नहीं है तो अजय राय उनके विरुद्ध में लड़ रहे हैं, इसके लिए AK-47 की सौदा। अच्छा, अजय राय, चलिए अजय राय की बात करते हैं। अजय राय, आपने बोला कि एक प्रतिद्वंदी है, वो टक्कर दे सकते हैं, केजरीवाल नहीं है। उसकी मूल वजह आप बता रहे कि वो स्थानीय है इसलिए, या कोई और वजह भी? नहीं, देखिए, वो भी टक्कर में नहीं है, हम उल्टा टक्कर में नहीं मानते। ना AK-49 टक्कर में, ना AK-47 टक्कर में है। टक्कर में है तो सिर्फ आपके जमाने की AK-47 नहीं, हमारे जमाने की AK-47। लेकिन आज उजागर हुआ, आपने रखा था, हमें नहीं मालूम। आज आपके न्यूज चैनल बताया कि कितने नादान है आप, कितने नादान है आप। शायद इनको पता नहीं है। शीतल, इन्हें बता दीजिएगा कि 2003 का ये पूरा का पूरा मामला था, जिसके बारे में बकायदा चार्जशीट भी फाइल की गई थी, और उसमें अजय राय का नाम साफ साफ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि दरअसल उस समय अजय राय बीजेपी के अंदर थे। लेकिन एक बार फिर से यहां पर आपसे संदीप ये सवाल मैं पूछ लेती हूं। अरविंद केजरीवाल दावा तो कर रहे हैं, लेकिन आपका खुद का आंतरिक सर्वे ये बता रहा है कि वो 50,000 वोटों से नरेंद्र मोदी से पीछे चल रहे हैं। 50,000 कोई मामूली वोट नहीं है, कैसे पार्टी के चुनाव में अभी समय है, वक्त है। और मैं तो एक ही कहूंगा कि अरविंद भाई की हिम्मत को सराहो, हमराज बनो। उन्होंने एक दीप जलाई है इन आंधियों के खिलाफ। ये बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम जो काशी के अंदर अरविंद जी कर रहे हैं, और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा। और इससे एक देश जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, वो परिवर्तन की लड़ाई और मजबूत होगी। उस परिवर्तन की लड़ाई में मुख्तार अंसारी का सपोर्ट भी मिल जाए, इस बात का भी दावा कर दिया है उन्होंने। मुख्तार अंसारी जी का नाम लेके इस विषय को, इस चर्चा को कमजोर न करिए। पहली बात 17,000 वोटों से दूसरी बात तो मुरली मनोहर जोशी से वो हारे थे 2009 देश में। जब से मोदी जी का विरोधी नहीं हूं, मोदी जी कहते हैं कि भारत में 65 सालों से स्वराज नहीं आया, वो एक्सेप्ट करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो स्वराज की बात करते हैं, लेकिन स्वराज का कोई काम करता है, स्वराज को मुद्दा बनाता है इस देश में, वो अरविंद केजरीवाल है। तो अरविंद केजरीवाल आज पूरे यूथ का जो नई पीढ़ी है वो चाहती है कि एक तो राजनीति से अपराधीकरण दूर हो, एक भ्रष्टाचार इस देश में खत्म हो, और वो मुद्दा बने। आज गंगा इतनी गंदी है, वहां पे जाके आप देखिए वहां कौन था, वहां कौन संसद में, वहां किस पार्टी, सारी चीजों को क्लीन करने की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल। फिर एक दागी नेता से सपोर्ट की बात गंगा यमुनी तहजीब की जगह है, एकता की जगह है, और वो वाराणसी एक होके अरविंद जी के समर्थन में आज खड़ा हुआ है। आज दिखा है, वहां के लोग तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा टक्कर अजय राय दे रहे हैं
कांग्रेस पार्टी के अरविंद देखिए केजरीवाल तो भाजपा कांग्रेस के लोग मिले जुले हो, इनकी तो यही तो हुआ है। ये तो मिलजुल के ये टूर्नामेंट खेला जा रहा था इन लोगों के बीच, हमारे फिक्स देश टूर्नामेंट, जिसका अब जो है इसका पर्दा उठा है। हमारे देश में एक फैशन हो गया है कि कोई भी आदमी आंदोलन से निकल के आए तो उसकी गांधी जी से तुलना करना शुरू कर देते हैं लोग बाहर। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप गांधी जी से तुलना करना चाहते हैं, गांधी जी ने अपने जीवन में झूठ नहीं बोला, गांधी जी ने अपने जीवन में सिद्धांतों से समझौते नहीं किए। आप लोग कसम खाते हैं बच्चों के, उसके बाद अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं। आप दिन प्रतिदिन झूठ बोलते हैं, तो ये कहाँ है? ये कहाँ है? वो आपको झूठ गिनाइए। चलिए, आप बार बार एलिगेशन लगाते हैं अरविंद पे, एक गलत, बहुत सारे झूठ, आप लोग बार एक अच्छा आपको रोज दिखाता है, रोज दिखाता है मीडिया आपको। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, काम करने नहीं देना चाहता, आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी, देखिए अगर आपने अच्छा काम किया होता तो आज ये दिक्कत नहीं आती देश में। मैं इस तरह की बहस नहीं करता हूं कि जो आप बोलेंगे मैं नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलूं तो आप बोलूं। हम बनारस पे ही रहते हैं, वहां पर बताइए कि वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है? बनारस में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ये मानती है, और आपने देखा भी है, आपके चैनल से अभी रिपोर्ट आई है कि अजय राय पिछली बार, अभी जो 2012 के चुनाव हुए, तो सबसे ज्यादा मतों के अंतर से विधानसभा चुनाव जीते हैं उत्तर प्रदेश में अजय राय। वो माटी के पुत्र हैं, बनारस की माटी के पुत्र हैं, वो बनारस को समझते हैं, बनारस का मिजाज जानते हैं वो। इसी वजह से जिसकी भी फाइट है वो अजय राय जी से फाइट है। और ये जो आप कह रहे हैं 50,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल से पीछे हैं, तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल, और जो एक कहावत है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में, तो जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से चल रहे हैं, तो फायदा कांग्रेस पार्टी को होना है। लेकिन सवाल ये बताइए, इसका सीधा से जवाब दीजिएगा, फिर मैं विजय जौली जी के पास जाऊंगी। इतना वक्त क्यों लग गया कांग्रेस पार्टी को अजय राय का नाम डिसाइड करने में? पहले से ही मोदी और अरविंद केजरीवाल की बातें सामने आ गई थी। आपके वहां से कभी दिग्विजय सिंह उछल के कहते हैं कि मेरा नाम ले लो, कभी कोई और बड़ा नेता कहता है कि मुझे भेज दो, और फाइनली नाम आता है अजय राय का। ऐसा की डेट जिस दिन शुरू हुई बनारस में, उससे हमने 1 सप्ताह पहले अजय राय जी को डिक्लेयर किया। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, और उसकी चुनाव जो पूरी हमारी कार्य समिति है, उस कार्य समिति ने सबने उसमें निर्णय लिया, और निर्णय लेकर अजय राय जी को बताया। अजय राय जी को हालांकि बहुत दिनों पहले सिग्नल दे दिया गया था कि आपको चुनाव लड़ना है, और अजय राय जी निश्चित रूप से मोदी जी को घेर करके, बनारस में ही घेर करके ये दिखा देंगे कि बनारस से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी मोदी जी की हवा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो कोई बात ही नहीं करता आजकल, मोदी जी की बात करते हैं। और विजय जौली जी, जो आपका ट्रेडमार्क है मोदी, वो मोदी ट्रेडमार्क निश्चित रूप से 16 मई 2014 को फेल होने वाला है। चलिए विजय जौली जी, सवाल का आप जवाब दीजिए। इस बात में तो सच्चाई है ना कि जब से इलेक्शन के डेट अनाउंस हुए, उसके बाद से नरेंद्र मोदी आज तक वहां पर नहीं पहुंचे हैं। अजय राय एक वहां के स्थानीय नेता हैं, वहां के मुद्दों को अच्छे से समझते हैं, और जिसका जिक्र केजरीवाल कर रहे थे कि हवाई जहाज से वो आएंगे, उतरेंगे और उसके बाद चले जाएंगे, और लोग हवाई है मोदी जी, हवा हवाई है। इसका जवाब ले लेते हैं, आसमान में देखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना बनारस के साथ? एक गाना भी है ना, बिजली गिराने में आई देख कहते हैं मुझको हवा हवाई, तो मोदी जी में सेट बैठता है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत रूप से उनको भारत का और भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश का अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है। जी, वो कल अपना नामांकन पत्र भरेंगे। उनके विरोधी ये जरूर, चाहे वो कांग्रेस के हों या आम आदमी पार्टी के हों, बड़ी बड़ी बातें अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जरूर कहेंगे, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये चुनाव देश के अगले प्रधानमंत्री को चुनने का है। ये चुनाव देश को स्थायित्व देने वाली पार्टी को अपना मोदी के सामने बीजेपी चुनौती किसको मानती है? देश के अंदर विकास की आज के समय में केवल और केवल नरेंद्र मोदी करते हैं, और हमने तो सुना था आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहती थी, वो क्यों भाग गई? देखिए, ऐसा मैं आपको जवाब दे दूं, कांग्रेस पार्टी बात नरेंद्र मोदी जी का जादू सिर चढ़ के बोलता है, और चाहे गोपाल आप बोलिए, मैं बोल लूं प्लीज, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, और मैं जी का इस्तेमाल करके अपने विरोधी पक्ष के भी नेताओं को इसलिए संबोधित करता हूं क्योंकि लोकतंत्र के अंदर
विपक्ष और पक्ष का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, लेकिन अगला चुनाव किसी लोकल एमपी को चुनने का नहीं है। वाराणसी को की जनता को देश के अगले प्रधानमंत्री को चुनना है और देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में लेकिन वहां की जनता ये सवाल पूछेगी ना कि मोदी वहां पर नौजवानों के लिए एक सार्थकता रखने वाले और नौजवानों के अंदर संचार करने वाले, उत्साह का संचार करने वाले और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी मौजूद है। समय आती हूँ आपके पास। शीतल, आप बताइए फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है और कल चूंकि नामांकन है नरेंद्र मोदी का, आज केजरीवाल ने किया है, आमने सामने किसकी टक्कर आपको दिखाई दे रही है, चूंकि बहुत दिनों से आप लगातार वाराणसी में बनी हुई हैं, बताइए। बिल्कुल चित्रा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यकीनी तौर पे नरेंद्र मोदी की लहर जो है वो दिखती है और लोगों से आप बात करेंगे, हमने भी बात की, तो नरेंद्र मोदी का प्रभाव है और कई हद तक जातिगत समीकरणों को पार पाने में वो सफल भी हुए हैं। लेकिन जैसा कि अभी यहाँ मौजूद लोगों ने भी बताया और हमें बीजेपी के इंसाइडर्स ने भी बताया है, उनके मुताबिक स्थानीय होना कांग्रेस के उम्मीदवार का उनके पक्ष में एक बहुत बड़ी बात जाती है। और दूसरा जो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक समुदाय है, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी का ये कहना था कि जब वो मुझे करीब से जानेगी वाराणसी के अल्पसंख्यक समुदाय तो मुझसे प्यार करने लगेगा। लेकिन यहाँ जब हमारी उस समुदाय से जुड़े लोगों से, नेताओं से बात हुई तो ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा सा भी सॉफ्ट कॉर्नर होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और उनका ये कहना है कि वो किसी और उम्मीदवार को मोदी के बजाय सपोर्ट करेंगे। जी शीतल, वक्त की कमी है, 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं और भूमिहार हैं कुल 90,000, जो माना जा रहा है कि जराये के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी की थोड़ी लहर जरूर है, लेकिन टक्कर कितनी जबरदस्त होती है 16 मई को नतीजों के साथ ये पता चल पाएगा। वक्त की चूंकि कमी है इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। राजीव जी बहुत शुक्रिया, राजीव तागी आपका, संदीप दुबे आपका और विजय जौली आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शीतल आपका भी बहुत शुक्रिया, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो काशी का कुरुक्षेत्र तैयार है, कल नामांकन करेंगे नरेंद्र मोदी। वाराणसी से जुड़ी हर एक खबर के लिए सबसे पहले आप देखिए इंडिया